नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय है इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी ने क्यों और कैसे लगाया था आपातकाल, भारत में आपातकाल वाले दिन क्या क्या हुआ, इमरजेंसी वाले दिन क्या क्या हुआ, देश बंद क्या था, आपातकाल क्या है, 1975 के आपातकाल लगाने के क्या कारण थे, धारा 356 क्या है और इसे क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं और आखिर इंदिरा गांधी ने इस्तीफ़ा देने के बजाय क्यों लगा दिया था आपातकाल। इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपातकाल क्या है, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल क्या था और इसको लगाने के पीछे क्या कारण थे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपातकाल क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं कि आपातकाल क्या है। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन किया गया है कि कितने कितने प्रकार के आपातकाल हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपातकाल की स्थिति में क्या परिवर्तन होते हैं, फिर की स्थिति क्या होती है आपातकाल की। तो देखिए, जब आपातकाल लगाया जाता है किसी देश में, तो जो संपूर्ण जो नियंत्रण होता है, जितनी भी सत्ता होती है, वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और केंद्र सरकार के पास असीमित शक्तियाँ आ जाती है, जिसका उपयोग वो देश के कल्याण या फिर सुरक्षा के लिए करता है। जैसे जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, तो उस समय भी आपातकाल लगाए गए थे। तो उस समय हमारे देश की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आपातकाल लगाए गए थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपातकाल क्या है और आपातकाल की स्थिति में क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, कौन करता है ये आपातकाल की घोषणा। तो देखिए, देश में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार केवल और केवल देश के राष्ट्रपति के पास होता है। देश का राष्ट्रपति ही देश में आपातकाल को लागू कर सकता है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात करते हैं आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उन्हीं में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया। पहला है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसमें क्या आएगा, अगर कोई भी विदेशी आक्रमण होता है, फिर कोई भारी आक्रमण होता है देश पर, तो उस स्थिति में या फिर आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मैंने आपको बता दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय आपातकाल था वो इसी के तहत लगाया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने भी अनुच्छेद 352 का सहारा लिया और आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, अगला आएगा हमारा प्रकार राष्ट्रपति शासन। इसे राज्य में आपातकाल भी कहा जाता है। तो देखिए, अनुच्छेद 356 में क्या होता है, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब किसी राज्य में कोई आंतरिक गड़बड़ी होती है, आंतरिक गड़बड़ी होती है। इसके अलावा अगर शासन व्यवस्था नहीं संभाली जाती है सरकार से, तो उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि 356 में इसका प्रावधान है। तीसरा आपातकाल आएगा वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, और दुआ कीजिए कि ये आपातकाल लगे बिना, क्योंकि वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब भारत में या फिर किसी भी देश में मंदी का समय होता है, जिससे क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों प्रकार के आपातकाल के बारे में बता दिया। अब एक एक करके समझते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाए गए। क्या सिर्फ इंदिरा गांधी ने ही पहला आपातकाल लगाया था? तो इसका आंसर है जी नहीं। इंदिरा गांधी से पहले भी 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए थे, लेकिन वो किस स्थिति में लगाए गए थे उन सभी को हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था चीन और भारत के युद्ध के समय। तो आप जानते हैं 26 अक्टूबर 1962 को जब चीन के साथ हमारा युद्ध होता है, जो कि जिसमें भारत हालांकि जीत नहीं पाता हैगा, तो उस समय हमारे देश में अनुच्छेद 352 का सहारा लेते हुए
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल था, ठीक है, जो कि 10 जनवरी 1968 तक चलता है। अब बात करते हैं दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो देखिए, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 को। आप जानते हैं 3 दिसंबर 1971 को जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और उसमें भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया था। इसके अलावा एक नए देश यानी बांग्लादेश का भी उदय हुआ था, ठीक है। तो जो कि 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 तक चलता है। तो जब युद्ध होता है, जब भारी आक्रमण होता है, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो 2 आपातकाल लगाए गए, इसका कारण था कोई भारी आक्रमण, तो ये लगाना अनिवार्य था, ठीक है, ये तो समझ में आता है। और मैं आपको बता दूं, जो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो आपने ये समझ लिया कि ये जो 2 आपातकाल लगाए गए थे, ये तो युद्ध की स्थिति में लगाए गए थे। लेकिन जो भारत में तीसरा आपातकाल लगाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, उसको भारत में अलोकतांत्रिक और काला दिन नाम से जाना जाता है, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को लगाया गया था, जो कि 21 मार्च 1977 तक चला। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैंने अभी आपको बता दिया, इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इंदिरा गांधी के कहने पर जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, तो इन्होंने अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। और जो इंदिरा गांधी के द्वारा तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा निंदनीय और अलोकतांत्रिक माना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान जितने भी चुनाव थे उसको स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ये एक तरह से मनमानी कहा जा सकता है, इसलिए इसको भारतीय इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा अलोकतांत्रिक आपातकाल माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसके अलोकतांत्रिक मानने के क्या कारण थे। तो इंदिरा गांधी ने आखिर क्यों लगाया था राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में। तो इन सभी के कारणों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण है हमारा आर्थिक कारण। फिर हम बात करेंगे छात्र आंदोलन के बारे में। तो देखिए, छात्र आंदोलन में 2 छात्र आंदोलन हुए थे, पहला गुजरात में और दूसरा बिहार में। गुजरात में जो छात्र आंदोलन हुआ था वो हुआ था जनवरी 1974 में। फिर उसके 1 महीने बाद, यानी 1 महीने को छोड़ दो, उसके अगले महीने एक और छात्र आंदोलन होता है, जो कि होता है बिहार में, जो कि मार्च 1974 को होता है। इसके अलावा रेलवे हड़तालें भी होती है, जो कि 1 महीने बाद मई 1974 में होता है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार होती है और जो न्यायपालिका होती है, उनके बीच में संघर्ष और तनाव की स्थिति भी बन जाती है। फिर हम बात करेंगे जो तत्कालीन कारण था जिसके कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो देखिए, आपको इस तरीके से समझना आएगा कि देखिए, 1-1 महीने का गैप देते जाइए। सबसे पहले छात्र आंदोलन हुआ था जनवरी 1974 को, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, फरवरी छोड़ दीजिए, फिर मार्च 1974 को हुआ था बिहार में छात्र आंदोलन, फिर मई को छोड़ दीजिए, मार्च अप्रैल को छोड़ दीजिए, फिर मई में होता है रेल हड़ताल, ठीक है। आपको इस तरीके से याद करना है। तो अब बात करते हैं 1975 के आपातकाल लगाने के क्या कारण थे। तो एक एक कारणों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कारण के बारे में बात करते हैं, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारणों में सबसे पहले हम लिखेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा कुछ ज़्यादा खास काम नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो 1971 का चुनाव हुआ था, देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 1971 के चुनाव से पहले जो कांग्रेस थी, ठीक है, वो 2 भागों में टूट चुकी थी। पहला कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आर। जो कांग्रेस ओ थी वो पुरानी कांग्रेस थी और जो कांग्रेस आर थी वो इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कांग्रेस में से जो इंदिरा गांधी थे वो अपने निर्णय खुद ही लेने लगी थी, और जो सिंडिकेट के मेंबर्स थे, सिंडिकेट बेसिकली जो कांग्रेस में प्रभावशाली नेता थे, जो बहुत पुराने नेता थे, उनको कहा जाता था। तो उन्होंने जब देखा कि इंदिरा गांधी हमारी बात ही नहीं सुन रही है, वो हमसे डिस्कशन कर ही नहीं रही है और अपने निर्णय खुद ही ले रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से हटा दिया। और ऐसी स्थिति में जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक अलग कांग्रेस का निर्माण किया जिसका नाम था कांग्रेस आर, ठीक है। तो ऐसे में जब कांग्रेस आर बनती हैगी तो जो कांग्रेस ओ होती हैगी वो नारा देती है इंदिरा हटाओ का, ठीक है। जनता में ये नारा फैलाती है कि इंदिरा को हटाओ, वो सही प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन इसी का सहारा लेते हुए जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ये कह दिया सबके सामने कि ये बात कर रहे हैं इंदिरा हटाओ की और हम बात करेंगे गरीबी हटाओ की। तो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि ये कुछ राष्ट्र के लिए करेंगी,
क्योंकि इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया हैगा और ये सच में गरीबी को हटाएंगी। तो लोगों ने एक विश्वास बना लिया था इनके प्रति और इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले। और जहाँ पर इंदिरा गांधी होती है वो 5वें आम चुनाव में यानी 1971 के आम चुनाव में जीत जाती है। और जैसे ही इंदिरा गांधी 1971 के आम चुनाव में जीत जाती है तो हालांकि जीतने के बाद वो जो वादा की थी कि हम गरीबी को हटाएंगे उसको वो पूरा नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सरकार के खिलाफ। इसके अलावा जो 1971 का जो बांग्लादेश संकट होता है जिसमें पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है और बांग्लादेश एक नए देश का उदय होता है। तो जो बांग्लादेश संकट था तो उस समय भारत में लगभग 80 लाख जो शरणार्थी थे वो भारत में आए थे, जिस कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर भारी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो हमने 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था उससे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए अमेरिका ने भारत को किसी भी प्रकार की सहायता देने से मना कर दिया। इसके अलावा भारत में जो औद्योगिक विकास की जो दर थी वो भी काफ़ी धीमी पड़ गई। इसके अलावा महंगाई बढ़ना भी एक प्रमुख कारण था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार थे उसमें तेल की कीमतें लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो भारत था उसमें तेल के साथ साथ जो अन्य वस्तुएं थी उनकी भी मांगें तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, जिस कारण जो लोग थे, आपको यहाँ पर एक डाटा भी दिया गया है कि 1973 में जो महंगाई थी वो 23% बढ़ गई थी। वहीं 1974 की बात की जाए तो एक साल में ही जो है ना ये 30% बढ़ गई महंगाई। तो कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी थी इस दौरान, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा असंतोष में थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र थे उनमें बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो जो सरकार थी उसने इस खर्च को कम करने के लिए जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनके वेतनों को रोक दिया। तो ये सब थे आर्थिक कारण जिसके कारण आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं छात्र आंदोलन के बारे में। तो छात्र आंदोलन के बारे में जो छात्र आंदोलन थे वो 2 जगह पे हुए थे, पहला गुजरात, दूसरा बिहार। देखिए जो गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ था वो जनवरी 1974 में हुआ था। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं बिहार छात्र आंदोलन के बारे में। तो जो बिहार छात्र आंदोलन था वो मार्च 1974 में हुआ था। आप इस तरीके से याद कीजिए, जो गुजरात छात्र आंदोलन था वो जनवरी में हुआ, फिर फरवरी को आप छोड़ दीजिए, 1 महीना जो कुछ भी नहीं हुआ, फिर मार्च में हुआ था बिहार छात्र आंदोलन। ठीक है, तो देखिए जो गुजरात छात्र आंदोलन था जो कि जनवरी 1974 में हुआ, इसमें क्या था कि छात्रों ने ये आंदोलन का स्टार्टिंग की थी। ठीक है, क्यों स्टार्टिंग की थी? क्योंकि जो कैंटीन में मिलने वाले खाने थे और जो पुस्तकें थी और इसके अलावा जो भी सामग्री थी, जो फीस हो गई, जो अन्य सामग्री हो गई, उन सब की जो कीमतें थी वो लगातार बढ़ते जा रही थी। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में फैला जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ जो भी गुजरात के छात्र थे उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया सरकार के खिलाफ, और इसका नेतृत्व संभाल रहे थे विपक्षी दल के नेता मोरारजी देसाई द्वारा। बात करते हैं बिहार छात्र आंदोलन के बारे में। तो बिहार छात्र आंदोलन जो कि मार्च 1974 में होता है और ये छात्र आंदोलन भी बिल्कुल गुजरात छात्र आंदोलन की तरह था। इसमें भी जो छात्र थे उन्होंने समान मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ा था सरकार के खिलाफ, लेकिन इसमें जो छात्रों का नेतृत्व करने वाले थे वो थे जयप्रकाश नारायण। आप जानते होंगे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी नारायण या फिर लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे और गुजरात में नेतृत्व कर रहे थे मोरारजी देसाई। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब एक एक करके इन दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता हैगा गुजरात छात्र आंदोलन जो कि होता हैगा जनवरी 1974 में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो छात्र थे उन्होंने जो कैंटीन में जो खाने की जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी, फीस हो गई, पुस्तकें हो गई और जो अन्य सामग्री थी उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा जो नौकरी थी उसमें जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहा था, तो इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई द्वारा संभाला गया। इसके बाद जो विपक्षी दल के नेता थे मोरारजी देसाई, उन्होंने हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए और उन्होंने ये मांग करी कि जब तक विधानसभा भंग नहीं हो जाती है, देखिए विधानसभा जब भंग हो जाती है तो सरकार गिर जाती है और उस क्षेत्र में दोबारा से चुनाव कराने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने अनशन पे बैठ गए, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए और उन्होंने मांग रखी कि हमें विधानसभा भंग करानी हैगी। ठीक है, विधानसभा भंग कराने की इन्होंने मांग की और ऐसे में जो सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई क्योंकि जो आंदोलन था वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक होते जा रहा था। तो इसीलिए जो सरकार थी उसने विधानसभा भंग कर दी और उसके बाद चुनाव होते हैं गुजरात में, जिसमें कांग्रेस को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं बिहार छात्र आंदोलन के बारे में। जो बिहार छात्र आंदोलन था वो भी बिल्कुल सेम था। मैंने आपको बता दिया कि जो गुजरात के जो छात्र थे उन्होंने समान मांगों को लेकर मार्च 1974 में ये आंदोलन छेड़ा था,
इसका नेतृत्व जो जयप्रकाश नारायण थे उनके द्वारा संभाला जा रहा था। लेकिन जयप्रकाश नारायण के पास जब ये छात्र पहुंचे और कहे कि हमें आपका नेतृत्व चाहिए, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, तो जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ जरूर दूंगा, मैं इस विद्रोह का, इस आंदोलन का नेतृत्व जरूर संभालूंगा, लेकिन ये विद्रोह एक अहिंसक रूप में होना चाहिए, यानी बिल्कुल भी इसमें मारपीट, किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अहिंसक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा इन्होंने दूसरी मांग रखी कि ये जो आंदोलन होगा ये केवल और केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे राष्ट्र में फैलेगा, यानी कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। तो इस प्रकार जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में रहते हुए एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ताकि दोबारा से एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, क्योंकि यहाँ पर अब तानाशाही आते जा रही है। ठीक है, तो जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफे की मांग करी और जो सेना थी, जो पुलिस थी, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनसे उन्होंने साथ मांगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेल हड़ताल के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि गुजरात में जनवरी 1974 में हुआ, फिर फरवरी छोड़ दीजिए, फिर मार्च में हुआ था बिहार छात्र आंदोलन, फिर अप्रैल छोड़ दीजिए और फिर मई में होता है आपका रेल हड़ताल। तो देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस, इसके नेतृत्व में एक समिति बनती है, राष्ट्रीय समिति, जिसमें जो रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने अपनी सेवा और बोनस को लेकर मांगे की थी, लेकिन जो सरकार थी उन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, ये हड़ताल हुई थी 1974 में, जब इसको अवैध घोषित कर दिया, जिसके कारण जो रेल कर्मचारी थे और जो मजदूर थे और जो आम नागरिक थे, जो व्यापारी थे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गए और सरकार के वो खिलाफ हो गए। तो आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हम न्यायपालिका से संघर्ष की। देखिए, यहाँ पर न्यायपालिका से भी केंद्र सरकार भिड़ गई। कैसे? तो देखिए, सर्वोच्च न्याय एक परंपरा चली आ रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो उन्हीं को बनाया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा वरिष्ठ हो। ठीक है, वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता था उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की प्रथा चली आ रही थी। लेकिन 1973 में क्या होता है, जो इंदिरा गांधी होती है, उन्होंने 3 वरिष्ठ नेताओं को अनदेखा करके एक जो यंग थे न्यायमूर्ति AN रे, उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और इस तरीके से जो केंद्र सरकार थी उसने न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप किया। ये थे AN रे। ठीक है, अब बात करते हैं तत्कालीन कारण, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा होती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो राजनारायण थे, राजनारायण जो कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के विपक्षी थे, तो इन्होंने इलाहाबाद में एक याचिका दायर की, किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो 1971 का चुनाव जीता हैगा वो बिल्कुल अवैध तरीके से जीता हैगा, इसकी जांच की जानी चाहिए। तो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील की और 12 जून 1975 को क्या फैसला आता हैगा, जो 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिसका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, तो जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या किया, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव जीता है वो बिल्कुल असंवैधानिक रूप से जीता है। तो जब ये बात सर्वोच्च न्यायालय चली जाती है तो 24 जून 1975 को फैसला आता हैगा, उसमें बताया जाता हैगा, मतलब एक ऑर्डर जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता हैगा कि सर्वोच्च न्यायालय जब तक इसका फैसला नहीं देगी, अंतिम फैसला क्या होगा इसका, तब तक जो इंदिरा गांधी है वो सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वो मंत्रिमंडल के बैठकों में भाग नहीं लेंगी। तो इसके बाद क्या होता है, फिर 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली के जो रामलीला मैदान होता है वहाँ पर एक राष्ट्रव्यापी जो सत्याग्रह है उसकी घोषणा कर दी जाती है और इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग होने लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंदिरा गांधी थी वो हर जगह से फंस चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर उनके जो पद था वो भी जाने वाला था। और जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने भी सेना, पुलिस और जो सरकारी कर्मचारी थे उनसे ये अपील की कि वो आप किसी भी प्रकार के सरकारी आदेशों का पालन ना कीजिए, क्योंकि ये एक असंवैधानिक रूप से मतलब एक गलत तरीके से चुनाव में जीत कर आई हैं, तो इसलिए इनके आदेशों का पालन मत कीजिए। तो 25 जून 1975 की मध्यरात्रि में इंदिरा गांधी के कहने पर आर्टिकल 352 यानी आंतरिक अशांति लिखा हुआ है, ठीक है, आंतरिक अशांति और गड़बड़ी के तहत जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर देते हैंगे और देश में आपातकाल लग जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।